Hello, good morning students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we shall discuss chronicle play. Chronicle play क्या होते हैं, किस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड में chronicle plays का इम्पॉर्टेंट रोल है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे जिन्होंने chronicle plays लिखे हैं, इन महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे. Before proceeding to this into the discussion, let us try to understand what is meant by chronicle play. Chronicle play में एक शब्द important है chronicle. Chronicle का क्या मतलब होता है? Chronicle means a written record of historical events describing them in the order in which they happened. Chronicle का मतलब होता है ऐसी घटनाएं, ऐसा रिकॉर्ड, ऐसे दस्तावेज जिन हिस्टोरिकल इवेंट्स को, ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णित किया जाता है इन ऑर्डर इन विच दे हैपन. जिस क्रम में ये घटनाएं होती है उसी क्रम में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं. रिटन रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है. ये माइथोलॉजिकल किंवदंतियां नहीं है, ये पौराणिक कहानियां नहीं है, ये इतिहास से बिलोंग करती है. और जब इतिहास को जिस घटनाक्रम में हुआ है उसी घटनाक्रम में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, उसी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को हम क्रॉनिकल कहते हैं. तो क्रॉनिकल प्ले, अब ये व्याख्या, दिस डेफिनेशन हैज बिकम वेरी मच क्लियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट क्रॉनिकल प्लेज आर प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स. ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित जो कोई भी ड्रामा या प्ले होगा उसको हम क्रॉनिकल प्ले कहेंगे. क्रॉनिकल प्ले is used to describe plays dealing with historical facts. ऐतिहासिक घटनाओं की जितने भी वाक्यात है, सच्ची घटनाएं हैं, उन पर आधारित ये क्रॉनिकल प्लेस होते हैं. These are history plays, especially of the kind written in England in 1590s. 1590 के दशक में इंग्लैंड में जिस प्रकार से ड्रामास लिखे गए, क्रिस्टोफर मार्लो हो या विलियम शेक्सपियर हो, इन बड़े बड़े राइटर्स ने, ड्रामेटिस्ट ने जिस प्रकार के ड्रामास को लिखा है, उन ड्रामास को हम हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ये ड्रामास लिखे गए थे और वो दशक था 1590 के दरमियान का. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें है, दीज प्लेस वर बेस्ड अपॉन रिवाइज्ड 1587 एडिशन ऑफ रैफेल हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड. 1587 ईस्वी में रैफेल हॉलिंशेड ने क्रॉनिकल्स लिखे थे. जो रैफेल हॉलिंशेड है वो इंग्लैंड के बहुत जाने माने फेमस क्रॉनिकलर है, जो ऐसे घटनाओं के, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बहुत कुछ लिख चुके थे. उन्हीं के एक 1587 में पब्लिश जो न्यू एडिशन था क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड के नाम से, उसमें स्कॉटलैंड वगैरह का भी उल्लेख था. ऐसे घटनाओं पर आधारित जो किताब लिखी गई थी, हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इसी किताब से प्रेरणा लेकर फिर लेखकों ने इंग्लैंड के इतिहास को, रोम के इतिहास को अपने नाटकों में दिखाने का सिलसिला शुरू कर दिया था. It has nothing to do with the themes related to legends, myths or fictitious events. काल्पनिक घटनाओं से, पौराणिक कथाओं से और जो कई सुनी बातें हैं, उनके ऊपर ये ड्रामास आधारित नहीं होते. इनसे कोई लेना देना नहीं. After the defeat of Spanish Armada in 1588, English playwrights revisited history of England. 1588 की एक घटना इम्पॉर्टेंट है. स्पेनिश आर्माडा के नाम से इस घटना को जाना जाता है. जब स्पेनिश आर्माडा का पराजय किया गया इंग्लैंड के नेवी द्वारा, स्पेनिश आर्माडा क्या था, किस प्रकार से 130 जहाज़ों का बेड़ा लड़ने के लिए स्पेन से आया था, वगैरह घटना के बारे में
हम जानने की कोशिश करेंगे, पर यही वो इम्पॉर्टेंट घटना थी. This important episode incident inspired English playwrights to revisit their history of England and talk about English history through their plays and dramas. ड्रामा के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से, फिर यहाँ से इंग्लिश राइटर्स ने अपनी भावनाओं को, विचारों को इंग्लिश बैकग्राउंड के ऊपर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था. जिस स्पेनिश आर्मडा की हम बात करते हैं, the Spanish Armada was a Habsburg Spanish fleet of 130 ships that sailed from Lisbon in late May 1588 under the command of the Duke of Medina Sidonia with the purpose of escorting an army from Flanders to invade England. ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है इंग्लैंड के इतिहास में. स्पेनिश आर्मडा एक हैब्सबर्ग स्पेनिश फ्लीट है. हैब्सबर्ग जर्मन डायनेस्टी के बहुत बड़ी रॉयल फैमिली थी जिन्होंने स्पेन, स्कॉटलैंड वगैरह के बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में करके रखा था. 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक और 1918 तक इस हैब्सबर्ग डायनेस्टी का राज रहा है. इस इलाकों में तकरीबन 5-6 देशों में हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने अपने अलग अलग राजाओं को दिया है. तो एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली हैब्सबर्ग, इन्हीं के नेतृत्व में 130 जहाजों का एक बेड़ा स्पेनिश आर्मडा के नाम से, जो लिस्बन से मई 1588 ईस्वी में निकला था, ड्यूक ऑफ मेडिना सिडोनिया के नेतृत्व में, विद द पर्पस ऑफ एस्कॉर्टिंग एन आर्मी फ्रॉम फ्लैंडर्स. फ्लैंडर्स एक इम्पॉर्टेंट शब्द है इसमें. फ्लैंडर्स के साथ में इंग्लैंड को अपने कब्जे में करने के लिए ये स्पेनिश आर्मडा निकला था. और ये जो फ्लैंडर्स थे, फ्लैंडर्स वाज अ मल्टीनेशनल आर्मी इन द सर्विस ऑफ द किंग ऑफ द स्पेन. स्पेन के राजा के नेतृत्व में जो मल्टीनेशनल आर्मी काम करती थी, कई सालों तक, कई शतकों तक इस आर्मी ने स्पेन के राजा के लिए काम किया था. दैट वाज बेस्ड इन द स्पेनिश नेदरलैंड्स ड्यूरिंग द 16th and 18th century. 16वीं और 17वीं 18वीं शताब्दी में जिस मल्टीनेशनल आर्मी ने स्पेन के राजाओं के लिए काम किया था वो फ्लैंडर्स थे. ऐसे फ्लैंडर्स के साथ मिलकर इंग्लैंड को अपने कब्जे में करने के लिए स्पेन की जो आर्मी निकली थी, वो स्पेनिश आर्मडा 130 जहाजों के बेड़े को स्पेनिश आर्मडा कहा गया था. ये नेवल बैटल था. और Medina Sidonia was an aristocrat without a naval command experience but was made commander by the King Philip II. मेडिना सिडोनिया के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी. किंग फिलिप II ने उन्हें भेजा था. और पर्पस क्या था? द एम वॉज टू ओवरथ्रो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड हर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड. मकसद साफ था, क्वीन एलिजाबेथ के राज्य को समाप्त करना और प्रोटेस्टेंट फिलोसॉफी को इंग्लैंड पर थोपना या फैलाना. टू स्टॉप इंग्लिश इंटरफेरेंस इन स्पेनिश नेदरलैंड्स एंड टू स्टॉप द हार्म कॉज्ड बाय इंग्लिश एंड डच. इंग्लिश आर्मी द्वारा या डच लोगों द्वारा जिस प्रकार की ज्यादतियाँ स्पेन के साथ चल रही थी, उनको रोकना भी इस महत्वपूर्ण स्पेनिश आर्मडा अटैक का एक पर्पस रहा था. और इसी को लेकर मेडिना सिडोनिया इंग्लैंड के ऊपर चढ़ाई कर गए थे. Such plays are known as history plays and important writers were Christopher Marlowe's विलियम शेक्सपियर. जिस क्रॉनिकल प्लेस की हम बात करते हैं उसमें क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखित एडवर्ड सेकंड एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल ड्रामा है. विलियम शेक्सपियर ने रिचार्ड थर्ड लिखा था एंड हेनरी फिफ्थ, एंड दीज आर considered good examples of such chronicle plays. But the subject of such plays is the life of king or a national hero. जब इन ड्रामास को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि इन ड्रामास का सब्जेक्ट मैटर जो है वो राजाओं की जिंदगी या किसी नेशनल हीरोज के बारे में ये सब बात करते हैं. इट हैज बोथ रियल एंड हिस्टोरिकल एंड इन्वेंटेड कैरेक्टर्स. अब एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम क्रॉनिकल प्ले की बात करते हैं और जब इस दावे को हम सामने रखते हैं कि दीज ड्रामाज आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, तो इसमें हिस्ट्री और इन्वेंटेड कैरेक्टर्स ऐसे दोनों का एक मिश्रण किया जाता है. एंड द प्ले राइट स्टिक टू हिस्ट्री although minor episodes are invented for the dramatic purpose.
बहुत सारी कुछ घटनाएं राइटर्स अपने इमेजिनेशन से वहाँ पर पिक्चराइज करते थे, पर उसका पर्पस सिर्फ ड्रामेटिक होता है, ड्रामेटिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होता है। पर इतनी आज़ादी, इतनी लिबर्टी ड्रामेटिक्स को होती है। बहुत सारे ड्रामास में इस प्रकार की काल्पनिक घटनाओं का मिश्रण भी किया जाता है, पर मुख्य जो किरदार होते हैं वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से ये हिस्टोरिकल ड्रामास को साकार किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको क्रॉनिकल प्लेस को समझने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।